गुड डे एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। आज आपके लिए हम ला रहे हैं बहुत ही शानदार सेशन। ध्यान रखिएगा, आज मैं आपको बताऊंगा यूनाइटेड नेशन के बारे में। ये आपका एक स्पेशल सेशन है। स्पेशल क्यों बोल रहा हूं मैं? स्पेशल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यूनाइटेड नेशन से एक क्वेश्चन आपका आ रहा है पिछले 2-3 साल से, और ये टॉपिक जनरली हर बच्चा छोड़ के जाता है क्योंकि नॉलेज ही नहीं है इस टॉपिक की। यूनाइटेड नेशन की अगर बात करूं तो ये है क्या? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये आपकी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और बनी कब थी? तो 1945 में बनी थी। क्लियर? चलिए देखिए है क्या ये और बनी क्यों थी, इसका मेन काम क्या था। अगर मैं बात करूं एनडीए 2020 की, तो एनडीए 2020 अप्रैल वाले अटेम्प्ट में चाहे नवंबर वाले अटेम्प्ट में 21 सब जगह क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन सिंपल आया था कि यूनाइटेड नेशन कौन से डिक्लेरेशन से बनी, तो डिक्लेरेशन का नाम था सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन। अब देखिए एक क्वेश्चन का मतलब होता है एनडीए में 4 मार्क्स, और 4 मार्क्स आप ऊपर या नीचे हो सकते हैं अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन से पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम यहाँ पे आएंगे। ये आपका आज का मेन टॉपिक है, पर इस मेन टॉपिक को जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि लीग ऑफ नेशन क्या थी और ये बनी क्यों थी, इसका मेन रीजन क्या था। आप सभी को पता होना चाहिए, इंडिया में या पूरे वर्ल्ड की अगर बात की जाए, पूरे वर्ल्ड में 2 वॉर हुई है जिसका नाम था वर्ल्ड वॉर 1 और एक हुई है आपकी वर्ल्ड वॉर 2। अब वर्ल्ड वॉर 1 जो हुई थी वो कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा इसका टाइम पीरियड 1914 से लेके 1919 तक। 1914 से लेके 1919 तक आपकी हुई थी वर्ल्ड वॉर 1, और विनिंग नेशन आपको पता है यूनाइटेड नेशन, यूके, ये सब जीते थे और जर्मनी हारा था। क्लियर? इसके बाद एक ट्रीटी हुई थी जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। क्लियर? अब ये ट्रीटी हुई थी, इसके बाद बनी थी आपकी लीग ऑफ नेशन, और लीग ऑफ नेशन का मेन मोटिव था या मेन इसका मकसद था कि आपका वर्ल्ड वॉर 2 ना हो। पर आप सभी को पता है वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, और वर्ल्ड वॉर 2 होने की वजह से ये लीग ऑफ नेशन फेल हो गई। क्लियर? इसका एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था या इसका एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन यही आता है, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में बना था जब आपका लीग ऑफ नेशन फॉर्म हुआ। क्लियर? तो ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है आपका ILO। क्लियर? ये आज भले ही इसकी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, पर बनी कब थी? बनी थी आपकी 1919 में। बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन की। इस वर्ड को पहली बार कॉइन किया गया 1 जनवरी 1942 1 जनवरी 1942 को पहली बार इस वर्ड को कॉइन किया गया। उस टाइम पीरियड पे प्रेसिडेंट थे यूएसए के, कौन? फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। क्लियर? फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट आपके प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, और उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया पहली बार 1942 को। क्लियर? अब यूनाइटेड नेशन है क्या, इसका मेन मोटिव क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या है आपका? तो याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन आपका एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम क्या है? तो इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि पीस मेंटेन रहे पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में पीस मेंटेन रखना, थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो उसको देखना कि भाई कोई और लड़ाई ना हो, ह्यूमन राइट्स की रक्षा करना, ह्यूमन राइट्स की रक्षा करना, ये इसके मेन काम है। क्लियर? अब ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन बना था, जो चार्टर साइन पहले हो गया था, बट यूनाइटेड नेशन जो बना था 24 अक्टूबर 1945 को, और ये डे आपको याद रखना है, और इसी दिन को हम बोलते हैं UN डे। 24 अक्टूबर 1945 को हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डे। इस दिन यूनाइटेड नेशन एग्जिस्टेंस में आया था। ध्यान रखिएगा, इसकी जो ओरिजिनल कंट्रीज हैं वो है 51 मेंबर्स, और इंडिया इसका ओरिजिनल मेंबर था। ध्यान रखिएगा, तो जो इसके ओरिजिनल मेंबर्स है वो है 51। अब 51 मेंबर्स में से ध्यान रखिएगा 50 कंट्रीज ऐसी थी जो मिली थी सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को। और ध्यान रखिएगा यही क्वेश्चन आया हुआ है एनडीए प्रीवियस ईयर में कि बताइए यूनाइटेड नेशन कौन से डिक्लेरेशन से बना था। तो यूनाइटेड नेशन बना था सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन से। तो ध्यान रखिएगा
सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन से आपका बना था यूनाइटेड नेशन, और इस दिन 50 लोग मिले थे सैन फ्रांसिस्को में और साइन किया था यूनाइटेड नेशन चार्टर को, यूएन चार्टर को। जैसे हमारा मान लीजिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे ही यूनाइटेड नेशन चार्टर बना था। उस चार्टर में लिखा होगा कि कौन कौन से रूल्स हैं, कैसे ये ऑर्गन चलेगा, काफी चीजें इसमें थी। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा 50 लोगों ने इसको साइन किया। कब? सैन फ्रांसिस्को में, जून जुलाई के महीने में, और साथ में एक मेंबर और थे जिनका नाम है पोलैंड। ये ध्यान रखिएगा पोलैंड इस मीटिंग में अटेंड नहीं थे, पर फिर भी पोलैंड इसके ओरिजिनल मेंबर माने जाते हैं, क्योंकि जिस टाइम पीरियड पे ये स्टार्ट हुआ 24 अक्टूबर को, तब पोलैंड भी मौजूद थे। क्लियर? तब पोलैंड ने भी साइन कर चुका था। तो अगर मैं बात करूं ओरिजिनल मेंबर की, जिस टाइम पीरियड पे बना था, उस टाइम पीरियड पे 51 मेंबर्स थे इस यूनाइटेड नेशन में, और पोलैंड इसका एक ओरिजिनल मेंबर था। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? इसके बाद अगर बात करूं मैं प्रेजेंट मेंबर कितने हैं, तो आज जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है वो कितनी है? तो प्रेजेंट स्ट्रेंथ इज 193। आज की डेट में यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर्स हैं। काफी इंपॉर्टेंट है आपका, और क्वेश्चन आता है बताइए लेटेस्ट मेंबर कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा 2011 में साउथ सुडान आपका लेटेस्ट मेंबर बना इस यूनाइटेड नेशन का। ये जो यूनाइटेड नेशन है ये सारे पीस लिविंग नेशंस के लिए ओपन है। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा 193 मेंबर्स आज की डेट में इस यूनाइटेड नेशन में है, एंड ये पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें साउथ सुडान ने 2011 में इसको ज्वाइन किया और इसका 193rd मेंबर बना। क्लियर? अब इसमें काम कैसे होता है, कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, तो पहले हम देख लेते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है। क्लियर? हम देख लेते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी होती है इस यूनाइटेड नेशन में काम करने की। क्लियर? अगर मैं बात करूं ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो ध्यान रखिएगा आपकी सबसे पहले इंग्लिश, अरेबिक, स्पेनिश, फ्रेंच एंड रशियन। क्लियर? एंड साथ में एक याद रखिएगा चाइनीज। ये सारी के सारी आपकी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्लियर? तो अरेबिक का क्वेश्चन आता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो अरेबिक, स्पेनिश, फ्रेंच, चाइनीज और आपका रशियन, ये सारी की सारी आपकी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस है जो कि बोली जाती है या जो यूज करी जाती है यूनाइटेड नेशन के अंदर। क्लियर? जल्दी से देख लीजिएगा फिर से। यूनाइटेड नेशन 1945 में एग्जिस्टेंस में आया, तो डेट थी 24 अक्टूबर 1945, और इसी दिन से हम मनाते हैं यूनाइटेड नेशन डे। क्लियर? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और बनाया क्यों गया है कि भाई पूरे वर्ल्ड में शांति बनी रहे। बना कब था? वर्ल्ड वॉर 3 के बाद। ओरिजिनल मेंबर थे 51। 50+1 क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि जिस दिन ये चार्टर साइन हुआ था उस दिन सिर्फ 50 लोग प्रेजेंट थे, पोलैंड प्रेजेंट नहीं था। आगे जाके पोलैंड भी इसको ज्वाइन करता है और इसका ओरिजिनल मेंबर बनता है। आगे जाके मैंने बात करी प्रेजेंट स्ट्रेंथ की, तो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है 193, और ध्यान रखिएगा जो लेटेस्ट मेंबर बना वो बना साउथ सुडान, और ये बना 2011 में। क्लियर? और पहली बार इस टर्म को जो दिया था 1 जनवरी 1942 को दिया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। क्लियर? तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है आपका ये। चलिए अगर मैं बात करूं यूनाइटेड नेशन की, तो ध्यान रखिएगा इसकी 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है। इस यूनाइटेड नेशन में 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है। इन 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए कौन कौन सी 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है देख लेते हैं। यस, यूनाइटेड नेशन में आपकी 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं और बाकी 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है। 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी में क्या आएगा? WHO, आपको क्या आएगा? ILO भी इसमें आता है। क्लियर? इवन वर्ल्ड बैंक इसमें आता है। तो 15 है आपकी, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। जो आपकी 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है ये आपको याद करनी है, और यही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बताइए 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन कौन सी है यूनाइटेड नेशन की। चलिए देखते हैं 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन कौन सी है, और इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कुछ चीजें। देखिए, यस, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। सबसे पहले आपकी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, दूसरी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरी है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, फोर्थ है ट्रस्टीशिप काउंसिल, एंड लास्ट है आपकी सेक्रेटरीट। तो ये 6 आपकी
प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, इनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। अभी देखिए जैसे अगर जब पॉलिटी पढ़ाता हूँ तो पॉलिटी में जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं एग्जांपल ऐसे कर देता हूँ, ये जो कोर है ये है आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी। जिसने मेरे साथ ऑफलाइन बेसिस में पढ़ा है वो रिलेट कर पाएगा। ये है आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी और ये बाहर वाली क्या है, लेजिस्लेटिव बॉडी। अगर मैं इंडिया का स्ट्रक्चर देखूं और मैं पूरे वर्ल्ड सिनेरियो का स्ट्रक्चर देखूं, या मैं बात करूं यूनाइटेड नेशन का स्ट्रक्चर देखूं, तो ध्यान रखिएगा जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है यहाँ पे कौन कौन आते हैं, प्राइम मिनिस्टर, इनकी मिनिस्ट्री, और भी हमने देखी थी काफी चीजें। क्लियर? यहाँ पे कौन आएगा, लोकसभा, देन राज्यसभा और साथ में यहाँ पे प्रेसिडेंट। क्लियर? अब यहाँ पे कौन कौन आता था, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इवन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और साथ में अटॉर्नी जनरल। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है वो क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और इंडिया की डिजायर है कि वो इस सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बने, और कैसा मेंबर बने, परमानेंट मेंबर। और यहाँ पे क्या आएगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसको ध्यान से देखिएगा। किसी भी गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, पॉलिटी की अगर बात करूं मैं, किसी भी गवर्नमेंट के 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव वो ऑर्गन होगा जो कि लॉज को इंप्लीमेंट करेगा, लेजिस्लेटिव वो ऑर्गन होगा जो लॉज को बनाएगा, टू मेक लॉ, एंड जुडिशरी वो ऑर्गन होगा जो इन लॉ को प्रोटेक्ट करेगा। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ बात करूँ इंडिया के रिस्पेक्ट में, तो देखिए हमारे जो लॉ को प्रोटेक्ट कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट है, बट इंडिया में बेसिकली ध्यान रखिएगा जो ये एग्जीक्यूटिव है ये इन्हीं लेजिस्लेचर से डिराइव्ड है। क्लियर? ये देखिए ये लोग लॉ को क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और बना कौन लोग रहा है, यही लोग बना रहे हैं। क्लियर? यहाँ पे अगर बात करूं तो ये एग्जीक्यूटिव है, इट मींस जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो लिए जाएंगे किसके द्वारा, इस एग्जीक्यूटिव के द्वारा। इट मींस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा ही इस यूनाइटेड नेशन में डिसीजन लिए जाएंगे, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या होगी, एक लेजिस्लेटिव बॉडी होगी जो कि लॉ बनाएगी। क्लियर? चलिए यहां से बात की जाए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से, एक एक करके सारे हम प्रिंसिपल ऑर्गन्स देखेंगे। मैंने आपको बताया 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स, और हम देखेंगे कि इंडिया का इसमें क्या रोल है और अभी प्रेजेंट में इंडिया की क्या सिचुएशन है। क्लियर? चलिए देखते हैं। यस, सबसे पहले मैं बात करूंगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। देखिए UNGA जनरल असेंबली। सबसे पहली बात, इसमें कितने मेंबर्स हैं। यस, ध्यान रखिएगा इसमें कितने मेंबर्स हैं, तो इसमें आपके आज की डेट में 193 मेंबर्स हैं। इट मींस जितने आपके टोटल यूनाइटेड नेशन की कंट्रीज हैं वो सारी की सारी इसकी मेंबर होंगी। क्लियर? चलिए अगला, अगर मैं बात करूं इसमें वोट, तो ध्यान रखिएगा वोट क्या होगा, 1 मेंबर इज इक्वल टू 1 वोट। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा 1 मेंबर इज इक्वल टू क्या होता है आपका, 1 वोट होता है। ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इट मींस अगर इंडिया जाएगी तो इंडिया का भी 1 वोट है, अगर बांग्लादेश जाएगी उनका भी 1 वोट है, एंड यूएसए जाएगी उनका भी 1 वोट है। ठीक है? कुछ डिसीजंस इसमें कैसे लिए जाएंगे, कुछ जो डिसीजन होंगे इसमें लिए जाएंगे सिंपल मेजोरिटी से, और कुछ डिसीजन ऐसे होंगे जो लिए जाएंगे स्पेशल मेजोरिटी से। स्पेशल मेजोरिटी से जो आपके इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे, ठीक है, वो आपके किसे ले जाएंगे, स्पेशल मेजोरिटी से। जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जस्टिस को बनाना है, जैसे मान लीजिए यूनाइटेड नेशन में हमें किसी मेंबर को ऐड करना है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन है, कैसे लिया जाएगा, वो आपका लिया जाएगा स्पेशल मेजोरिटी से। अब व्हाट इज स्पेशल मेजोरिटी? स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 वोट। इट मींस 66.66% वोट। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी हो या फिर आपको थोड़ी बहुत पॉलिटिक नॉलेज हो तो आप काफी अच्छे से ये रिलेट कर पा रहे होंगे। स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, तो स्पेशल मेजोरिटी मतलब 1/2 या फिर 50% वोट। तो ध्यान रखिएगा जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो ले जाते हैं स्पेशल मेजोरिटी से। जैसे किसी को ऐड करना है, किसी को हटाना है, किसी पे कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, और जो बाकी डे टू डे वर्क है वो सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है? मान लीजिए बजट है, बजट इंपॉर्टेंट डिसीजन है, तो बजट भी कैसे लिया जाएगा, स्पेशल मेजोरिटी के साथ। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब यही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होती है जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 10 नॉन परमानेंट मेंबर को भी क्या करेगी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 10 नॉन परमानेंट मेंबर को भी इलेक्ट करेगी।
और ध्यान रखिएगा कैसी बॉडी है ये, जनरल असेंबली एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में लोकसभा है, राज्यसभा है, ये क्या है, इंडिया के लिए लॉ बना रहे हैं। क्लियर? इंप्लीमेंट कौन कर रहे हैं? इंप्लीमेंट कर रहा है एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे क्या होगा, ये आपकी एग्जीक्यूटिव, ये आपकी है लेजिस्लेटिव बॉडी, और एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन सी होगी आपकी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि आपकी काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है इस यूनाइटेड नेशन के अंदर। क्लियर? तो आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है, इससे ज्यादा नहीं। क्लियर? सेकंड देखिए, यस, अगर मैं बात करूं सेकंड की, तो सेकंड है आपकी सिक्योरिटी काउंसिल। क्लियर? सिक्योरिटी काउंसिल। अब सिक्योरिटी काउंसिल कैसी बॉडी है, तो ध्यान रखिएगा ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इट मींस जो भी पॉलिसीज बनाई जाएगी उन सबको क्या करेगी, ये पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेगी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन। अगर मैं बात करूं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो आपने बहुत बड़ा नाम सुना होगा इसका, और इंडिया की ये डिजायर है कि वो इसका परमानेंट मेंबर बने। तो इसमें कितने मेंबर होंगे, इसमें जो टोटल मेंबर है वो कितने हैं, 15। कितने हैं, 15। 15 को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो ध्यान रखिएगा 5 + 10, 5 आपकी क्या है, तो 5 आपके हैं परमानेंट मेंबर्स, 5 आपके हैं परमानेंट मेंबर्स, और ये क्या है आपके नॉन परमानेंट मेंबर्स, नॉन परमानेंट मेंबर्स। क्लियर? काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर, अगर आप बात करो एनडीए की, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है कि बताइए इंडिया का जो टर्म है, इंडिया का टर्म कब से कब तक है। इंडिया का जो टर्म स्टार्ट हुआ था, इंडिया इस बार 8th टाइम इसका नॉन परमानेंट मेंबर बन रहा है। ध्यान रखिएगा, परमानेंट नहीं बन रहा। इन परमानेंट मेंबर्स के पास क्या है, वीटो पावर है। ये भी आपने टर्म सुनी होगी, अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं क्या है ये। इंडिया 8th टाइम इसका क्या बन रहा है, नॉन परमानेंट मेंबर बन रहा है। कब से कब तक, तो 2021 से लेके 2022, 2 साल इंडिया इसका नॉन परमानेंट रहेगा। अगर मैं बात करूं इसमें, ध्यान रखिएगा एक प्रेसिडेंटशिप होती है या चेयरमैनशिप होती है, हर महीने वो चेंज होती है, तो एवरी मंथ चेंज होगी। और इंडिया अगस्त 2021 में इसका प्रेसिडेंट बना था या फिर इसका चेयरमैन बना था। ठीक है, और यही क्वेश्चन आया था, चेयरमैन कौन बना था, इंडिया इन द मंथ ऑफ अगस्त 2021, और इसके बाद दिसंबर 2022 में वो इसका चेयरमैन बनेगा, और उसके बाद इसका टर्म ओवर हो जाएगा। टर्म ओवर क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो सिर्फ 2 साल के लिए बनाए जाते हैं। क्लियर? ध्यान रखिएगा, ये तो 1945 में जब से बना है, 5 मेंबर्स वैसे के वैसे ही हैं। अब ये जो नॉन परमानेंट मेंबर है, ध्यान रखिएगा 2-2 साल के लिए बनते हैं, और इंडिया 2021 और 2022 के लिए इसका नॉन परमानेंट मेंबर बना है। पहली बार इंडिया 1951 और 52 में इसका नॉन परमानेंट मेंबर बना था। 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं, देखिए 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो पहला आपका होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, रशिया एंड फ्रांस। काफी इंपॉर्टेंट है ये 5 नाम। ये 5 क्या है, आपकी सुपर पावर्स है। ये 5 सबसे शक्तिशाली देश आप बोल सकते हैं, यूएसए, यूके, चाइना, रशिया एंड फ्रांस, ये इसके परमानेंट मेंबर्स हैं। इंडिया की डिजायर है कि वो इसमें आए, डिजायर है बस। ठीक है, आएगा तो काफी अच्छी बात है, हमारे लिए काफी अच्छी बात है। क्लियर? क्यों अच्छी बात है, क्योंकि इन 5 कंट्रीज के पास वीटो पावर है। इन 5 कंट्रीज के पास वीटो पावर है। अब वीटो पावर क्या होती है, ध्यान रखिएगा। वीटो पावर मतलब अगर इन्होंने मान लीजिए कोई डिसीजन लेना है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कोई डिसीजन लेना है, और इन 5 में से अगर एक ने भी मना कर दिया तो वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा, वो चीज नहीं होगी। इसको बोलते हैं वीटो पावर। वीटो पावर मीन्स नो। क्लियर? मान लीजिए कोई भी डिसीजन लेना है, किसी चीज में यूएस ने बोल दिया कि ये चीज नहीं हो सकती, तो वो बात वहीं पे खत्म। चाइना ने बोल दी ये चीज नहीं हो सकती, तो वो बात वहीं पे खत्म। और इससे क्या होता है, डिसीजन लेने में काफी प्रॉब्लम आती है। क्लियर? अगर मैं बात करूं, 15 मेंबर्स हैं, सबके पास 1 वोट है। जो मेजोरिटी है वो क्या है, आउट ऑफ 15 आपको 9 वोट्स मिलने चाहिए, एंड नो नेगेटिव वोट फ्रॉम दीज 5। तो ये जो P5 है, पावर 5, इनका कोई भी नेगेटिव वोट नहीं होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है, तो ध्यान रखिएगा। डिसीजन कैसे लिए जाएंगे, 9/15 से, और नो नेगेटिव वोट फ्रॉम दीज 5। दीज 5 कौन कौन से, यूएसए, यूके, चाइना, फ्रांस एंड रशिया। क्लियर?
अगर मैं बात करूँ यूएसए रशिया की, ये तो आपस में कोल्ड वॉर जो चला आपस में लड़ते रहे, ठीक है, कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे कोई डिसीजन नहीं लिया गया। चलिए ये आपको क्लियर होना चाहिए इतना। अब मैंने आपको बता दिया नॉन परमानेंट मेंबर 2 साल के लिए, और इंडिया अभी इसका मेंबर है। क्लियर, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर मैं आगे बात करूं, चलिए इतना आपके लिए काफी है, इतना ध्यान रखिए। क्लियर, चलिए इसके अलावा ना इंडिया ने इसको काउंटर करने के लिए, जो ये P5 कंट्रीज है, इसको काउंटर करने के लिए एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है ग्रुप ऑफ 4। क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए ग्रुप ऑफ 4 क्या है और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है, तो इसको भी साथ साथ आप समझ लीजिए। ग्रुप ऑफ 4 4 नेशंस हैं जिन्होंने बोला है कि हमें भी एंट्री दो, कहाँ पे, इस P5 में, और इसको काउंटर करने के लिए है ये। अगर अकेला ही इंडिया बोलता रहे कि हमें एंट्री दो हमें एंट्री दो, तो ये शायद ना माने, पर अगर हम 4-5 लोग मिले और इनसे बोले कि हमें एंट्री चाहिए तो शायद मान जाए। देखिए कौन कौन से 4 लोग हैं ये। सबसे पहले ऑब्वियस बात है इंडिया, इंडिया के साथ साथ ध्यान रखिएगा जापान एंड जर्मनी, और ये वो नेशंस हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 हारे थे, जापान, जर्मनी, एंड साथ में एक ही नाम और आपको याद रखना है, ब्राजील का। क्लियर, तो ये वो नेशंस हैं जो चाहते हैं कि हमें भी इस P5 में एंट्री मिले, और इन्होंने एक ग्रुप बना लिया G4 का। चलिए अब आगे बात की जाए, थर्ड जो है आपका इकोसॉक। इकोसॉक मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हो। यस, थर्ड देखते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसको बोला जाता है इकोसॉक। क्लियर, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का काम क्या होगा, ध्यान रखिएगा, लाइक यूनाइटेड नेशन ने कोई डिसीजन लिए कि भाई वहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर लाइए, या फिर सोशली सबका डेवलपमेंट होना चाहिए, तो बेसिकली सोशल फैक्टर लाने के लिए ये बेसिकली 3 चीज़ों में काम करता है, एक इकोनॉमिक के वे में, एक सोशल में, और एक एनवायरमेंट के लिए। ठीक है, एनवायरमेंट इसमें चाहे वर्ड जोड़ा नहीं है, पर ये एनवायरमेंट के लिए भी काम करता है इकोसॉक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक एंड सोशल एंगल लाने के लिए इस बॉडी को बनाया गया, और इसमें 54 मेंबर्स होते हैं, और यही आपको याद रखना है बस। इसमें 54 मेंबर्स होते हैं, और किसके मेंबर्स होंगे, फिर यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स होते हैं। कौन इलेक्ट करेगा, UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और ये जो होते हैं वो 3 साल के लिए होते हैं। तो 3 इयर्स के लिए 54 मेंबर्स चुने जाते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में। बस इतना ही आपको याद रखना है, दैट्स इट। क्लियर। फोर्थ देखते हैं, ट्रस्टीशिप काउंसिल। और अगर मैं बात करूं ट्रस्टीशिप काउंसिल की, तो ध्यान रखिएगा ये एक ऐसा यूनाइटेड नेशन का प्रिंसिपल ऑर्गन है जो अब डिसफंक्शन है, अब ये काम नहीं कर रहा। ये आखिरी बार 1994 में मिला था, 1994 से काम नहीं कर रहा। अब आप बोलोगे सर काम क्यों नहीं कर रहा? यही एक ऐसा क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन का जो अब डिसफंक्शन है। क्यों डिसफंक्शन है? क्योंकि इसका काम कंप्लीट हो गया। काम कंप्लीट कैसे हो गया? देखिए, ट्रस्ट क्या होता है, उस टाइम पीरियड पे 11 स्टेट्स या 11 कंट्रीज ऐसी थी, छोटी नेशंस ऐसे थे जो कि क्या थे, किसी ना किसी के गुलाम थे या फिर इंडिपेंडेंट नहीं थे। अब इन 11 स्टेट्स में या 11 कंट्रीज में, देखिए मैं स्टेट्स और कंट्री इंटरचेंज करके बोल रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ पॉलिटिक टर्म्स में, तो पॉलिटिक टर्म्स में स्टेट मतलब क्या होता है, कंट्री। इतना आप ध्यान रखिएगा। क्लियर, ये मत सोचिएगा कि स्टेट मतलब आपके राज्य का है। अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया इज ऑल्सो सॉवरन स्टेट। क्लियर, इंडिया क्या है, इंडिया भी एक स्टेट है। यस, उस टाइम पीरियड पे 11 स्टेट्स ऐसे थे या 11 कंट्रीज ऐसी थी जो कि इंडिपेंडेंट नहीं थी। ठीक है, छोटी नेशंस थे, ना ही इनमें कुछ इंडिपेंडेंट का वो था, ना इनको गवर्नमेंट चलाने का कोई तरीका था। तो ऐसे कंट्रीज को क्या बोला गया कि ये जो है, ये छोटी कंट्रीज है, इनको हम क्या ले रहे हैं, बेसिकली इनको जो बड़े नेशंस है वो इनकी देखभाल करेंगे, इन नेशंस की। इन नेशंस में डेमोक्रेसी को प्रमोट करेंगे, इन नेशंस में इंडिपेंडेंस लाएंगे। क्लियर। और लास्ट जो 1994 में एक पैसिफिक कंट्री है जिसका नाम है पलाउ आइलैंड, ये क्या हो गया, ये इंडिपेंडेंट बन गया और इसमें डेमोक्रेसी आ गई। अब देखिए इसका काम कंप्लीट हो गया, किसका, ट्रस्टीशिप काउंसिल का। और कैसे कंप्लीट हुआ? क्योंकि ये 11 के 11 नेशंस आज़ाद हो गए और इसमें डेमोक्रेसी आ गई और इसमें ये लोग खुद गवर्नमेंट चलाने लग गए। सिर्फ काम क्या था? काम ये था कि ये भाई इन 11 लोगों को, इन 11 कंट्रीज को डेमोक्रेसी सिखाओ, ठीक है, गवर्नमेंट चलाना सिखाओ, दैट्स इट। ये काम था ट्रस्टीशिप काउंसिल का।
तो ध्यान रखिएगा 1994 में पलाव आइलैंड जो पैसिफिक के पास है, ठीक है, पैसिफिक में है, वो क्या हो गया, आजाद हो गया, और तब से इसका काम क्या हो गया, खत्म हो गया। क्लियर। चलिए फिफ्थ बात कर लेते हैं। फिफ्थ बात कर लेंगे तो फिफ्थ है आपका ICJ। इट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यस, ICJ की अगर बात करूं, काफी इंपॉर्टेंट है आपका ICJ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या होगा, जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होंगे, मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई है, इंडिया चाइना के बीच कुछ हो गया, ठीक है, कोई भी चीज है, वो सब कुछ ICJ में सॉल्व होगा। ठीक है, ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं जा सकता यहाँ पे। ऐसा नहीं कि मेरे खिलाफ कोई केस है, कुछ है तो मैं चले जाऊं, नो। यहाँ पे कौन जाएगा, यहाँ पे स्टेट्स जाएंगे, कंट्रीज जाएंगे। क्लियर। अगर मान लीजिए इंडिया और किसी कंट्री का कोई डिस्प्यूट है तो इंडिया जाएगा या कंट्री जाएगी, और वहां पे क्या होगा, इस मैटर में सुनवाई होगी। ICJ में अगर बात करूं तो टोटल जो जजेस हैं वो कितने हैं, क्वेश्चन आता है, तो टोटल 15 जजेस हैं। क्लियर। तो 15 जजेस हैं टोटल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जो कि 9 साल के लिए बनते हैं, और ये दोबारा से री इलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा 15 जजेस हैं इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जो कि 9 साल के लिए बनते हैं, और ये दोबारा से री इलेक्ट हो सकते हैं। जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो क्या होता है, देखिए अभी तक मैंने आपको कहीं पे भी हेडक्वार्टर नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैं आपको यहां बताने वाला हूं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो है हेग, पी सिटी। हेग आपका कहां पे है, हेग आपका है नीदरलैंड में। तो ध्यान रखिएगा जो हेडक्वार्टर है वो क्या है, जो आपका हेडक्वार्टर है वो है आपका हेग में, और हेग कहां पे है आपका, नीदरलैंड में है। अगर मैं बात करूं बाकी सबके हेडक्वार्टर की, तो आपको इंडिविजुअली किसी का भी हेडक्वार्टर याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आया कि बताइए इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां पे है, आपका आंसर क्या होगा, न्यूयॉर्क। क्वेश्चन आएगा बताइए ट्रस्टीशिप काउंसिल का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, UNSC का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, सबका आंसर न्यूयॉर्क रहेगा। पर सिर्फ इसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है आपका हेग में, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। और 15 जजेस, और कितने साल के लिए बनते हैं, 9 साल के लिए। इंटरनेशनल जो भी डिस्प्यूट होगा वो यहाँ पे सुलझाया जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब अगर मैं बात करूं इंडिया की तरफ से, ध्यान रखिएगा अभी इंडिया की तरफ से जो जज है वो है, वो आपके ध्यान रखिएगा 4th जज है इंडिया की तरफ से, और कौन है आपके, दलवीर भंडारी। दलवीर भंडारी का नाम आपको याद रखना है, 2012 में बने थे ये। ठीक है, ये इंडिया की तरफ से 4th जज है। अगर बात करूं इंडिया की तरफ से तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट जो जज बने थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो थे BN राव। और अगर BN राव की बात करूं तो आपको याद होगा ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी थे, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी थे। कई बार क्वेश्चन आता है कि बताइए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, तो कौन थे, BN राव। अब बच्चे मार के आते हैं अम्बेडकर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भीमराव अम्बेडकर कौन थे, भीमराव अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ये कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। क्लियर। अब इसके अलावा 2 नाम और है, एक BS पाठक और दूसरा है आपका नागेंद्र बिष्ट। ठीक है, तो फर्स्ट BN राव, फिर BS पाठक, फिर आपके नागेंद्र बिष्ट, और फिर आपके दलवीर भंडारी। ध्यान रखिएगा दलवीर भंडारी इंडिया की तरफ से अभी 4th जज है। क्लियर। और एक कंट्री से एक टाइम पीरियड पे 2 जज नहीं हो सकते, इतना भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर। पर इंडिया की तरफ से आज तक 4 जज बन चुके हैं, जो कि ICJ तक पहुंच चुके हैं। क्लियर। चलिए लास्ट बात कर लेते हैं, 6th। ये आपका लास्ट है, जिसका नाम है सेक्रेटरीट, सचिवालय। यस, सेक्रेटरीट क्या होता है, सेक्रेटरीट जहां पे आपका डे टू डे वर्क होगा, ऑफिस वर्क होगा, उसको बोलते हैं सेक्रेटरीट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सेक्रेटरीट का कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं खासियत, बस आपको याद रखना है सेक्रेटरीट क्या है, इसका एक प्रिंसिपल ऑर्गन है। इसमें क्या होगा, आपका डे टू डे वर्क, रोज का कामकाज जो होगा वो इस सेक्रेटरीट में होगा। ठीक है, आपका यहाँ पे एक जनरल सेक्रेटरी होगा, और जनरल सेक्रेटरी को इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और जनरल सेक्रेटरी क्या होगा, इसको देखेगा कामकाज कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा, मेन ऑफिस है। और आप सभी को पता होगा सचिवालय हर चीज का होता है, चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का हो, चाहे आपके स्टेट में हो, चाहे कहीं पे भी हो, जहाँ पे आपका डे टू डे वर्क चलेगा उसको हम बोलते हैं सेक्रेटरीट। क्लियर। चलिए ये था आपका यूनाइटेड नेशन। आज की क्लास में इतना ही, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है, ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।